मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और हमारा चैप्टर चल रहा था फर्स्ट, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, अब हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। पुष्प की संरचना, जो भी परागकण, लघु बीजाणु धानी, उसके बारे में आज चलेगा हमारा। पुष्पी पादपों में निषेचन कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए निषेचन कैसे होता है। तो सबसे पहले तो निषेचन किसे कहते हैं? तो नर और मादा के संलयन को ही क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। अब हमने देखा था कि जो पुष्प होता है हमारा, कौन सा पुष्प, अब पुष्प में जो नर वाले भाग और मादा वाले भाग कौन कौन से होते हैं उसको भी हमने बता दिया कि नर वाला भाग तो कौन सा होता है? जो पुंकेसर होता है। कौन सा होता है? पुंकेसर। और जो मादा वाला भाग होता है वो होती है हमारी क्या? स्त्रीकेसर। क्या होती है? स्त्रीकेसर। इस प्रकार से ये हम आपको बता चुके हैं पहले ही। देखो ये हमारी क्या होती है? स्त्रीकेसर होती है। ठीक है, अब जो पराग जो सबसे पहले तो हम बताते हैं कि जो हमारे परागकण थे, जो जिसको हम बोलते हैं क्या? नरयुग्म। क्या बोलते हैं? नरयुग्म। तो ये होती है हमारी परागकोश, और परागकोश के अंतर्गत क्या होती है? लघु बीजाणु धानी होती है। ये क्या है? परागकोश है। क्या है ये? परागकोश। और परागकोश के अंतर्गत ये क्या होती है? लघु बीजाणु धानी। क्या होती है? लघु बीजाणु धानी। क्या स्थित होती है? लघु बीजाणु धानी। और लघु बीजाणु धानी में क्या स्थित होता है? लघु बीजाणु। क्या स्थित होता है? लघु बीजाणु। इसमें क्या स्थित होता है? लघु बीजाणु। और लघु बीजाणु को ही अपन क्या कहते हैं? पराग कण कहते हैं। क्या कहते हैं? पराग कण। लघु बीजाणु को क्या कहते हैं? पराग कण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? पराग कण। क्लियर? अब परागकण हमने बताया था कि परागकण में भी कितनी कोशिकाएं होती है? 2 कोशिकाएं होती है। एक तो होती है इस प्रकार से हमारा क्या होता है? परागकण होता है। मान लो ये क्या है? हमारा परागकण है। तो जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो तो क्या कहलाती है? हमारी कौन सी? कायिक कोशिका। कौन सी कहलाती है? कायिक कोशिका। कायिक कोशिका। और जो छोटी बारी होती है उसमें स्थित, जो परागकण के अंदर जो छोटी बारी कोशिका होती है उसको बोलते हैं जनन कोशिका। क्या बोलते हैं? जनन कोशिका। अब इसमें जो हमारे अभी बताएंगे आपके लिए कि इसमें कौन सा तो जो जनन में भाग लेगा और कौन सा पराग नलिका के निर्माण में भाग लेगा। जो हमारी कायिक कोशिका जो पराग नलिका के निर्माण में सहायक है, और ये किसमें? जनन में सहायक है। ठीक है, तो अब हम बताते, देखो ये हो गई हमारी क्या? स्त्रीकेसर। तो सबसे पहले एक तो हमने पढ़ा था क्या? परागन। क्या पढ़ा था? परागन। तो जब पुष्प की वर्तिका पुंकेसर से क्या आते हैं? परागकण आते हैं। क्या आते हैं? परागकण आते हैं। इस प्रकार कहां पर? वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। क्या कहते हैं? परागन। कौन आते हैं? जो वर्तिकाग्र पुंकेसर से कहां से आते हैं? पुंकेसर से कौन आते हैं? परागकण आते हैं। और परागकणों के कहां पर आते हैं? वर्तिकाग्र पर। कहां पर आते हैं? वर्तिका। उसको क्या कहते हैं? परागन। अब ये हो गई हमारी कौन सी? ये है, देखो हमारा कौन सा? ये मादाजनक भाग, जिसको बोलते हैं ऊपर वाले ये संरचना होती है फूलिए, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं इसको? वर्तिकाग्र। और ये नलिका, जो नलीनुमा संरचना है, इस प्रकार से नलिकाकार संरचना, बेलनाकार, इसको बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। और ये है हमारी अंडाशय। क्या है ये? अंडाशय। अब हमने आपके लिए बताया कि अंडाशय में क्या स्थित होता है? बीजांड स्थित होता है। क्या स्थित होता है? अंडाशय में बीजांड स्थित होता है। इस प्रकार से। और बीजांड के बाहर क्या होते हैं? आवरण स्थित होते हैं। बीजांड के बाहर क्या स्थित होते हैं? आवरण। इस प्रकार से क्या स्थित होते हैं? इसमें आवरण स्थित होते हैं। इस प्रकार से इसमें क्या है? ये आवरण स्थित होते हैं। ठीक है, ये संरचना होती है किसकी? जो यहाँ पर स्थित होता है ये बीजांड। अंडाशय में क्या स्थित होता है? बीजांड। ठीक है, और बीजांड में आवरण पाए जाते हैं जिनको बाह्य आवरण, अध्य आवरण बोलते हैं। ठीक है, अब जो और अंदर वाली संरचना होती है उसको बोलते हैं बीजांड काय। क्या बोलते हैं? बीजांड काय। और बीजांड काय के अंतर्गत क्या होता है? भ्रूण कोश होता है। क्या स्थित होता है? भ्रूण कोश।
क्या स्थित होता है? भ्रूण कोश स्थित होता है। इधर लिख देता हूँ, देखो इधर नहीं दिखेगा नहीं। तो इसमें अंदर स्थित होता है क्या? भ्रूण कोश, जो हम सारी जानकारी पिछली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। और जहां पर देखो, जब इधर वाला होता है इसको बोलते हैं अपन निवाहक। क्या बोलते हैं? निवाहक। और जो नीचे की तरफ होता है जहां पर कोई आवरण स्थित नहीं होता उसको बोलते हैं अपन बीजांड द्वार। क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार बोलते हैं। ठीक है। अब इस जो बीजांड होता है, जो भ्रूण कोश होता है, उसमें स्थित देखो, जो बीजांड की तरफ 3 कोशिकाएं स्थित होती हैं। एक दो तो इस प्रकार से होती है, इनको क्या बोलते हैं? इनको कहा जाता है सहायक कोशिका। क्या कहा जाता है इनको? इनको कहते हैं अपन क्या? सहायक सेल। सहायक सेल। ठीक है। और जो बीचों बीच स्थित होती है इसकी एक और बड़ी वाली, जिसको बोलते हैं अपन क्या? अंड सेल। क्या बोलते हैं? अंड सेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अंड सेल होते हैं। और इसके बीचों बीच दो केंद्र की एक कोशिका स्थित होती है। क्या होती है? 2 केंद्र की एक कोशिका स्थित होती है, उसको बोलते हैं अपन ध्रुवीय कोशिका या ध्रुवीय केंद्रक। क्या बोलते हैं उनको? ध्रुवीय केंद्रक। और जो निवाहक भाग की ओर जो कोशिकाएं स्थित होती हैं, और इधर भी कितनी होती है? 3 कोशिकाएं स्थित होती हैं। कितनी कोशिकाएं स्थित होती है? 3। इनको बोलते हैं अपन प्रतिमुखी सेल। क्या बोलते हैं इनको? प्रतिमुखी सेल। अब ये हो गई हमारे। अब सबसे पहले हम बताते हैं कि जो हमारा क्या है, परागकण कहां से आया? पुंकेसर सर से क्या आया? हमारा परागकण आया। यहाँ पर कौन आया? परागकण। अब परागकण देखो, ऐसा तो है नहीं है कि एक परागकण है, काफी सारे परागकण आते हैं। अब इसमें देखो, जो वर्तिकाग्र होती है उस पर कुछ जल के अणु होते हैं। और जो हमारा परागकण होता है इस प्रकार से, उसमें कितने आवरण होते हैं? 2 आवरण होते हैं, एक तो अंतः आवरण और एक बाह्य, जैसे अंतःचोल और बाह्यचोल बोलते हैं इनको। अब जो बाह्यचोल होता है, यहाँ पर जल को अवशोषित कर लेता है। कहां पर स्थित होता है जल? वर्तिकाग्र पर। कहां पर होता है? वर्तिकाग्र। क्योंकि वर्तिकाग्र पर क्या पाई जाती है? जो श्लेष्मा की जो श्लेष्मा स्थित होती है, उसमें देखो जल, प्रोटीन, एंजाइम, मेलिक अम्ल वगैरह स्थित होते हैं, जो क्या करते हैं? पराग जो अंकुरन में सहायता प्रदान करते हैं। कौन? जो इसमें वर्तिकाग्र पर स्थित होते हैं। ठीक है। अब परागकण क्या करेगा? इसमें से जो जल को अवशोषित करेगा, और जल से अवशोषित जो अवशोषण करने से क्या होगा? उसकी जो बाह्यचोल है वो कैसा हो जाएगा? मुलायम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुलायम। अब इसमें एक तो था हमारा कौन सा? कायिक कोशिका। देखो जो परागकण था उसमें कौन सी थी? एक तो कायिक कोशिका थी, कायिक सेल। ठीक है। और दूसरी थी इसमें कौन सी? जनन कोशिका, जनन सेल। ठीक है। अब इसमें जो अपन के अंदर वाली देखो, इसमें एक और आवरण स्थित होता है जिसको बोलते हैं अंत्य आवरण। वो भी क्या करेगा? जल अवशोषण करके। और जो अपन की जो कायिक कोशिका है, कौन सी वाली? इसमें जो परागकण में कौन सी कोशिका है? कायिक सेल है। जो कायिक सेल क्या करेगी? आगे चल करके और क्या करेगी? अंकुरित होगी इस पर कहां पर? वर्तिकाग्र पर। और वर्तिकाग्र पर अंकुरित होकर के और क्या करेगी? ये देखो जो कायिक सेल है, इसमें तो एक ऐसा पदार्थ स्रावित होता है जो क्या कर लेगा? इस वर्तिकाग्र में छेद उत्पन्न करेगा और अपनी पराग नलिका को कहां पर स्थानांतरित कर देगा? कहां पर कर देगा? इसमें वर्तिका में कहां पर प्रवेश हो जाएगी? एक पराग नलिका का निर्माण होगा, जिसको अपन बोलते हैं पराग नलिका। क्या बोलते हैं उसको? पोलन ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको? पराग नलिका। क्या बोला जाता है इसको? पराग नलिका। अब इस पराग नलिका में हमने बताया आपके लिए, क्या बताया? तो देखिए, जो हमारी पराग नलिका थी, कौन सी? ये पराग नलिका। अब जो परागकण था उसमें क्या थी? एक तो कायिक कोशिका थी, तो कायिक कोशिका में कायिक केंद्रक स्थित होगा। कौन सा होगा? कायिक केंद्रक। और इधर में कौन सी हमारी? जनन कोशिका। तो इसमें क्या होंगे? जनन केंद्रक स्थित होगा।
अब कायिक कोशिका का कायिक केंद्रक कहाँ पर आ जाएगा? इस पराग नलिका में आ जाएगा। और जो भी इस पराग कण का जो भी जीव द्रव्य वगैरह है वो कहाँ पर आ जाएगा? जब पराग नलिका में आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा जनन केंद्रक होता है, क्योंकि जनन कोशिका थी, अब जो जनन कोशिका है उसमें क्या होगा? समसूत्री विभाजन। कौन सा होगा? समसूत्री विभाजन। तो इसमें क्या हो रहा है? समसूत्री विभाजन। किसमें? जो जनन कोशिका का केंद्रक था। तो देखिए समसूत्री विभाजन होगा तो दो केंद्रक का निर्माण होगा। कितने? 2 नर युग्मकों का। 2 नर युग्मकों का निर्माण हो जाएगा। ठीक है। और जो दोनों नर युग्मक है वो किस में आ जाएंगे? जो पराग नलिका है उसमें आ जाएंगे। कहाँ पर आ जाएंगे? पराग नलिका में। अब पराग नलिका किस में प्रवेश करेगी? वर्तिका में। और वर्तिका कैसी होती है? एक नलिकाकार संरचना होती है जो किसको? पराग नलिका को रसता प्रदान करती है। अब ये पराग नलिका किस में? अंदर प्रवेश करेगी। ठीक है। कहाँ पर प्रवेश कर रही है? अंदर वर्तिका में प्रवेश करेगी। अब पराग नलिका को ये तो पता नहीं है कि मुझे किधर जाना है। ठीक है। तो ये कौन सी जानती थोड़ी है कि मुझे इधर जाना है, कि कहाँ पर जाना है, मुझे अंडकोशिका के पास जाना है, या ये ध्रुवीय केंद्र के इनके पास जाना है, या प्रतिमुखी सेल है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? जो हमारी जो सहायक कोशिका है, जो सहायक कोशिका है उन पर उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिनको अंड समुच्च बोल रहे थे। वो क्या करेंगे? एक पदार्थ स्रावित करते हैं, तो उसको क्या करेंगे? अब इसको जो पराग नलिका को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अब जो पराग नलिकाएं, देखो इस पर जो हमारा बीजांड था इस पर आवरण पाए जाते हैं, बाह्य आवरण और अग्रावरण पाए जाते हैं। तो ये देखिए या तो निभाग की ओर से भी प्रवेश कर सकती है, किधर से? जो निभाग वाला भाग है इधर से भी प्रवेश कर सकती है, और जो हमारे अध्यावरण है उनसे भी प्रवेश कर सकती है, और किधर से प्रवेश कर सकती है? इधर से भी प्रवेश कर सकती है। कैसे? बीजांड द्वार की ओर से भी प्रवेश कर सकती है। लेकिन प्रवेश करेगी तो ये जाएगी कहाँ पर? इसको जाना होगा कौन सी? कहीं से भी प्रवेश कर जाएगी, लेकिन ये जाएगी कहाँ पर? जो हमारा बीजांड द्वार है उधर की ओर ही जाएगी। चाहे भले ही अध्यावरण निभाग की ओर से प्रवेश कर ले। अब ये हमारी कहाँ पर प्रवेश कर गई? बीजांड द्वार में, भ्रूण कोश में। ठीक है। अब भ्रूण कोश के अंदर कैसे प्रवेश करेगी? या तो ये देखो भ्रूण कोश की भित्ति और सहायक कोशिका के बीच में होकर प्रवेश कर सकती है, या इसमें देखो जो सहायक कोशिका है उसके बीच में होकर प्रवेश कर सकती है, और या फिर कहाँ पर? जो अंड कोशिका है और सहायक कोशिका है उनके बीच में होकर के प्रवेश कर सकती है। अब जो देखो ये हमारा कौन सी है? एक तो कौन सा है? जनन कोशिका में क्या हुआ? समसूत्री विभाजन। तो उसने कितने? 2 नर युग्मकों का निर्माण हुआ। एक तो हुआ था छोटा नर युग्मक, एक तो बड़ा नर युग्मक था और एक छोटा वाला। अब ये दोनों केंद्र कहाँ पर आ जाएंगे? जो नर युग्मक थे जो पराग नलिका में होते हुए और कहाँ पर आ जाएंगे? इस बीजांड में आ जाएंगे, और बीजांड में यहाँ से प्रवेश करेंगे। तो ये हमारा कौन सा भाग था? अंडकोशिका थी, और एक कौन सी थी? ध्रुवीय केंद्रक। अब जो इसमें प्रवेश करेंगे ये, तो जो हमारा कौन सा है? बड़ा वाला नर युग्मक है, वो तो किससे निषेचन कर लेगा? इससे कौन सी कोशिका से? अंड कोशिका से क्या कर लेगा? निषेचन। कौन सा कर लेगा? ये वाला बड़ा वाला नर युग्मक। और जो दूसरा वाला नर युग्मक है ये इससे यहाँ से प्रवेश करके, और किससे? जो हमारा ध्रुवीय केंद्रक है उससे क्या कर लेगा? निषेचन कर लेगा। क्या कर लेगा? इससे ध्रुवीय केंद्रक से क्या कर लेगा? निषेचन। अब ये निषेचन तो करेगा, लेकिन ये कौन सी संरचना बनाएगा? तो देखिए जो ध्रुवीय केंद्रक है हमारे, कौन से वाले? ध्रुवीय केंद्रक। तो वो पहले से कहते हैं कैसे हैं? द्विगुणित है। कैसे हैं? द्विगुणित। 2n। देखो एक केंद्रक और 2 केंद्रक। अब इससे एक और केंद्रक आ जाएगा, एक और केंद्रक आ जाएगा, एक और नर युग्मक आ जाएगा। तो कैसे हो जाएंगे? ये 3n हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? 3n। तो ये कैसी संरचना बन जाएगी? त्रिगुणित। और ये निषेचन कैसा कहलाएगा? त्रिसंलयन कहलाता है। ठीक है। अब सबसे पहले ये निषेचन हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्राथमिक निषेचन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक संलयन भी कहते हैं। ओके। क्योंकि ये पहले संलयित हो जाता है, तो इसलिए उसके बाद ये हमारी कौन सी? और ये संलयित होकर के किसका निर्माण करेगा? प्राथमिक भ्रूण पोष का
निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? ये प्राथमिक भ्रूण कोश का निर्माण करेगा। उसके बाद ये हमारी कौन सा दूसरा केंद्रक था, वो किससे संलयित हो रहा था? जो हमारी अंडकोश का थी उससे संलयित हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा? द्विगुणित, 2n हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? देखो एक केंद्रक तो है और एक ये, तो कैसे हो जाएगा? ये द्विगुणित हो जाएगा, और द्विगुणित होकर के किसका निर्माण कर लेगा? ये द्विगुणित होकर के किसका निर्माण कर लेगा? ये युग्मनज का। किसका निर्माण कर लेगा? ये युग्मनज का। किसका निर्माण हो जाएगा? युग्मनज का निर्माण हो जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, इसमें निषेचन पूर्ण होता है, और इसको जो इससे निषेचन होता है उसको बोलते हैं अपन संलयन। क्या बोलते हैं? संलयन। ठीक है, और इसको द्वितीयक संलयन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो प्राथमिक निषेचन होता है उसके थोड़ी देर बाद होता है। इस प्रकार से इसमें क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया पूरी होती है, और जो हमारा कौन सा है, जो बीजांड है, वो तो किसमें परिवर्तित हो जाता है? बीज में परिवर्तित हो जाता है। कौन? बीजांड। ठीक है, और जो हमारी अंडाशय है वो किस में परिवर्तित हो जाती है? फल में। आपने देखो काफी सारे फल खाए होंगे, आम का फल खाया होगा, तो उसमें जो बीजांड है, जो आप गुठली देखते हैं, तो वो क्या है? बीजांड वाला भाग है, और जो आप उसके गूदेदार भाग को खाते हैं वो क्या है? उसकी अंडाशय है। क्लियर? तो ये आपके बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए।